टैक्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। सिंपल। गवर्नमेंट अगर टैक्स नहीं लगाएगी तो गवर्नमेंट मुल्क कैसे चलाएगी? दैट इज अ सिंपल थिंग। इन ऑर्डर टू रन द कंट्री गवर्नमेंट हैव टू इम्पोज टैक्सेशन ऑन पब्लिक। अब वो पब्लिक जो है बहुत सारी है। हमारे कोर्स के हिसाब से पब्लिक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मतलब एक सोल ट्रेडर होगा, एक एम्प्लॉय होगा, एक बैंक में पैसा रखने वाला इन्वेस्टर होगा। हमारे कोर्स के हिसाब से पब्लिक जो है वो कॉरपोरेशन यानी कंपनीज भी हैं जिस पे भी टैक्स लगता है। यानी टैक्स गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जिसके बगैर गवर्नमेंट चल नहीं सकती, मुल्क चला नहीं सकती। तो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाना है। अब जिस तरह अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग हमेशा एक ईयर एंड पे होती है, इस तरह टैक्स जो है वो हमेशा हमेशा एक टैक्स ईयर पे बेस करता है। और याद रखिएगा टैक्स ईयर कांस्टेंट रहेगा 23-24। 23-24 हर साल टैक्स के रेट्स बदलते हैं, चेंज होते हैं। जो टैक्स ईयर हमारे लिए रेलेवेंट है, हमारे से मतलब वो स्टूडेंट जो पेपर जून 24 में देंगे, सितंबर 24 में देंगे, दिसंबर 24 में देंगे, या फिर मार्च 2025, यानी ये 4 अटेम्प्ट्स के लिए एसीसीए ने कहा है कि भाईजान हम जो टाप के रूल्स चलाएंगे, हम जो टैक्स के रेट्स हम एग्जामिन करेंगे फॉर जून सितंबर दिसंबर 2024 एंड मार्च 2025 अटेम्प्ट, वो रूल्स होंगे टैक्स ईयर 23-24 के। अब 23-24 का फुल फॉर्म क्या है? तो गवर्नमेंट से हमने पूछा तो उन्होंने कहा 6 अप्रैल 23 से टैक्स ईयर स्टार्ट होता है, 5 अप्रैल 24 पे टैक्स ईयर खत्म हो जाता है। ये हमारा टैक्स ईयर है, फिक्स है, चेंज नहीं होगा। और टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट गवर्नमेंट के यानी किंग के बिहाफ पे कौन करता है? उस डिपार्टमेंट को कहते हैं हिज मैजेस्टी। हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। एक वक्त था जब ये हर मैजेस्टी होता था। आंटी थी, आंटी मर गई, अब जो है वो किंग आ गए हैं तो हिज मैजेस्टी है। हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स, ये टैक्स का एडमिनिस्ट्रेटर है, टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करता है, टैक्स के सारी चीजों को HMRC देखता है। जैसे पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इंडिया में उनकी अपनी टैक्स अथॉरिटी है, यूके में यूएई में इमारात में यूएई की अपनी टैक्स अथॉरिटी होगी। इस तरह KSA में सऊदी अरब में उनकी अपनी टैक्स अथॉरिटी है। तो हर कंट्री की गवर्नमेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट बनाती है और उसका एक नाम रखती है। तो वहां पे इसका नाम है हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। अब इस टैक्स ईयर में आप कुछ भी कमा लो, आपकी कोई भी इनकम हो जाए, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल एंड इजी। गवर्नमेंट इज गोइंग टू चार्ज टैक्स ऑन यू अगर आपको इनकम होती है ड्यूरिंग टैक्स ईयर 23 एंड 24। अब टैक्स लगाने से पहले इनकम्स का पता होना बड़ा जरूरी है कि सर इनकम कौन कौन सी होती है। हमने तो अकाउंटिंग में हजारों किस्म की इनकम पढ़ी है, टैक्स में कौन सी इनकम होती है? तो बेटा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात याद रखिएगा और साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। टैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। टैक्स में कभी भी अपना दिमाग यूज नहीं कीजिए। टैक्स में जैसे है वैसे ही रहेगा। ये रूल्स है, ये कानून है। इट्स अ लॉ मेड बाय गवर्नमेंट। तो लॉ को फॉलो करते हैं। लॉ में हम ये नहीं निकालेंगे कभी भी बैठ के कि ये ऐसे क्यों हुआ तो ऐसे किस क्यों होता, क्यों को छोड़ दो। F6 टैक्सेशन पास करना है तो क्यों को छोड़ दो, बस यूं होता है। ऐसे है तो ऐसे होगा, ऐसे है तो वैसे होगा, ऐसे है तो ऐसे होगा, जस्ट लाइक दैट। If you follow the rules, خلاص, the paper will be very easy. But if you think a lot, this paper is not going to be very easy. So ये कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है। 75 to 80 मार्क्स कैलकुलेशन के आते हैं। लेकिन क्यों नहीं सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है,
पूरे कोर्स में, थ्रू आउट द कोर्स सोचना बस ऐसा हो तो ऐसा करना होता है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द लॉ। और टैक्स जो है ये फाइनेंस एक्ट कानून होता है, लॉ होता है, जो असेंबली नेशनल जो अपर हाउस और लोअर हाउस यूके का है वो इसको पास करते हैं, सब फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल, तो वी विल फॉलो इट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमने टैक्स ईयर की बात की। टैक्स ईयर के बाद हम बात करेंगे कि सेट ऑफ इनकम्स, कौन कौन सी इनकम एक इंडिविजुअल को हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ यूके ने इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक उन्होंने कहा नॉन सेविंग्स, सेकंड उन्होंने कहा सेविंग्स, सेविंग्स और नॉन सेविंग्स, और फिर उन्होंने हमें कह दिया कि भाई डिविडेंड को अलग लिखना है तो अलग लिख लो, तो हम अलग ही लिखा करते हैं। तो 3 कैटेगरीज बन गई, 3 मेन हेडिंग्स बन गई कि इनकम जो है हमें होगी जिस पे हमें टैक्स देना है वो नॉन सेविंग होगी, सेविंग होगी या डिविडेंड। अब ये इनकम है, इस पे देना है टैक्स। सेविंग्स में कौन सी इनकम आती है? तो सेविंग में तो भाई एक ही इनकम आती है, हराम, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट इनकम। अगर किसी को इंटरेस्ट मिल जाए, और इंटरेस्ट क्यों मिलता है? वो सेविंग जो है वो बैंक में रख देता है। डिविडेंड, डिविडेंड आपको कैसे मिलता है? जब आप कंपनी के शेयर्स रखते हो, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय एनी कंपनी जिसके शेयर्स आपके पास हैं, वो डिविडेंड है। सवाल ये है कि सर नॉन सेविंग्स में क्या आता है? तो नॉन सेविंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप जॉब करते हैं, यू हैव एम्प्लॉयमेंट इनकम, you have to pay tax on your salary. If you are a sole trader, you have trading income, you have to pay tax on your trading income. If you are a landlord, to Sipinde Chaudhary ho, you are landlord, you have property income, you have to pay tax on your property income. And if you are a retired person and you are receive pension, you have to pay tax on your pension received. So total 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 सोर्सेज ऑफ इनकम है जो 3 कैटेगरीज में है, और ये इनकम आपको होनी चाहिए टैक्स ईयर 23-24 में। तो आप पे टैक्स चार्ज करेगा HMRC। हमारा जो टॉपिक अभी स्टार्ट किया है अभी, ये है इनकम टैक्स कंप्यूटेशन फॉर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय हो सकता है, सोल ट्रेडर हो सकता है, लैंडलॉर्ड हो सकता है, रिटायर्ड पर्सन हो सकता है, बैंक में पैसा रखने वाला इन्वेस्टर हो सकता है, या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने वाला शेयर होल्डर भी हो सकता है। इफ एन इंडिविजुअल हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम लाइक शोइंग एट योर स्क्रीन, इनमें से कोई भी एक सोर्स अगर किसी इंडिविजुअल को मिल जाए तो ही हैव टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट। नॉन सेविंग के रेट्स अलग, सेविंग के टैक्स रेट्स अलग, और डिविडेंड के टैक्स रेट्स अलग हैं। इसलिए ये 3 कैटेगरीज बनी हुई हैं। नॉन सेविंग वी विल हैव डिफरेंट स्लैब्स एंड डिफरेंट टैक्स रेट्स, different for saving and same difference we will have for dividend as well। तो ये हमने इस तरह से कैटेगरीज वाइज याद रखना है, और हम अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक any questions you have you can ask। No, sir, no doubt. Now we will move forward with some example questions। Handout I will share with you। The question is this one। टैक्स में मैंने अभी आपको बताया कि क्यों का सवाल नहीं है, क्यों नहीं है, यूं है, ऐसे होगा। तो वी विल लर्न फॉर्मेट्स नाउ, ऐसे 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 ऐसे। तो जस्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फॉर्मेट, द इनकम टैक्स कंप्यूटेशन फॉर इंडिविजुअल। ये हमारा टॉपिक, मैं हेडिंग लिख देता हूं ताकि याद रहे। इनकम टैक्स कंप्यूटेशन फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को 6 इनकम्स हो सकती हैं जिनकी 3 कैटेगरीज ऊपर डिस्कस हुई हैं। एक फॉर्मेट सीख रहे हैं, ये फॉर्मेट टैक्स कैलकुलेशन का फॉर्मेट है, इसको कोई भी नाम दे दो, मेन फॉर्मेट बोल दो, आसान रहेगा। हम इस फॉर्मेट को बनाएंगे, वी विल हैव 4 कॉलम्स। जो हेडिंग्स इनकम की है ना वही यहाँ पे हम लेंगे, नॉन सेविंग्स, सेविंग्स, डिविडेंड, और लास्ट कॉलम हमारा फेवरेट टोटल का कॉलम।
वी हैव टू मेक द टोटल कॉलम। खलास, सबसे पहले इनकम को पढ़ते हैं। ऊपर हमारे पास लिखी हुई भी है कैटेगरी वाइज। ट्रेडिंग इनकम कहाँ लिखनी चाहिए? टेल मी। Trading income is under non-savings. ट्रेडिंग इनकम इज अंडर नॉन सेविंग इनकम। खलास। देन एम्प्लॉयमेंट इनकम Under non-savings again. अंडर नॉन। प्रॉपर्टी इनकम Non-savings. नॉन सेविंग्स। इंटरेस्ट, It's savings. interest is in savings, and dividend is in not in, Dividend. but dividend have its own column, which is dividend ka column. We will add them up. Help me with the total, please. The total column, I will make it here now. Moving on with the number like this. It's 60. 60. There are no marks for total column, but it's a part of format. If it comes in section C, we have to consider it. Later on, you will learn कब total column बनाना है, कब नहीं बनाना है, ठीक है? अब what answer we will have here? It's called total income, and that is the requirement of this particular question. Calculate total income, और हमारे पास total income आ गया। खला total income आ गई। एक सवाल है, there is a question. The more we earn, the more we have to pay the tax. Am I right or wrong? Yes, that's right. उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। Simple. We will earn more, we will have to pay more and more and more amount of tax to the government, to the hukuma. Simple. Now, government से हमने कहा भाई थोड़ा सा रहम करो, some mercy on us, कुछ तो करो। टैक्स 60,000 पे ले लोगे, कुछ रहम करो। तो गवर्नमेंट ने कहा ओके रहम करते हैं, आपसे टैक्स थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करोगे? हम आपकी इनकम को रिड्यूस करेंगे। हमने बोला वाह वाह, कैसे करेंगे इनकम को रिड्यूस? तो उन्होंने कहा यहाँ पे दो चीजें आप माइनस कर सकते हैं। कितनी चीजें माइनस कर सकते हैं? दो। हमने कहा थैंक यू सो मच। पहली चीज क्या होगी? तो गवर्नमेंट ने कहा कि यू कैन डिडक्ट हियर क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। आप यहाँ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं। हमने कहा ओके, होता क्या है बताते हैं, सब्र करो अभी आएगा। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस करें आप। हमने कहा ठीक है कर देंगे। फिर क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस करके एक चीज आएगी, टोटल आएगा ना कोई आंसर तो आएगा, मैथ्स है। तो उसका नाम रख लो। क्या नाम रख लो? उसका नाम रख दो नेट इनकम। हमने कहा ओके। होता क्या है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं पता, ओके नो प्रॉब्लम। क्वालिफाइंग माइनस करना, नेट इनकम आएगी। नेट इनकम माइनस करना, नेट इनकम आ जाएगी। उसमें क्या माइनस करना? उसमें एक और चीज माइनस करना। क्या नाम है उसका? पर्सनल अलाउंस। अब ये होते क्या है थोड़ी देर में पता चलना है। ये दो चीजें हमने सिर्फ नाम बताए, ये दो चीजें आप माइनस कर देना और यू विल गेट वन आंसर जिसपे हमें टैक्स दे देना, और उस आंसर का नाम है टैक्सेबल इनकम। सिंपल। यानी टोटल इनकम आएगी। टोटल इनकम में आपको दो चीजें माइनस करनी है, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट एंड पर्सनल अलाउंस, टू रीच एट टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगता है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा प्लीज। व्हाट इज क्वालिफाइंग इंटरेस्ट? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट पेमेंट। आपने अगर इंटरेस्ट रिसीव नहीं, इंटरेस्ट पे किया हो। क्या किया हो आपने? इंटरेस्ट पे करा हो। यू यानी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट इज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस। सिंपल। इंटरेस्ट पे क्यों करते हैं हम जब लोन लेता है ना, इफ आई एम बोरोविंग फ्रॉम समवन, आई हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन इट। लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट होती है। अब हर तरह का लोन यहाँ नहीं होगा, ये लोन की कुछ कंडीशंस हैं। यानी अगर आपका लोन, जो लोन पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, वो लोन अगर सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई या मीट करेगा, देन ओनली आप उस लोन का इंटरेस्ट जो है उसको क्वालिफाइंग इंटरेस्ट बना देंगे और यहां से डिडक्ट करेंगे
सवाल, सर वो कंडीशंस क्या हैं, क्या पेपर में गिवन होंगी? तो ना बाबा ना, पेपर में गिवन नहीं होगी. यू मस्ट मेमोराइज द कंडीशंस which is appearing at your screen right away. कंडीशंस, आपने लोन लिया जिस पे इंटरेस्ट पे हो रहा है, क्यों लिया? ताकि आप मशीन प्लांट इक्विपमेंट फर्नीचर खरीद सको. किसके लिए? ताकि वो फर्नीचर, वो एसेट, वो प्लांट, वो मशीनरी, आप पार्टनरशिप यानी आप पार्टनर है किसी पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप के लिए आपने कोई एसेट खरीदा है और लोन लेके खरीदा है, तो वो लोन का इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट. खलास, गॉट माय पॉइंट. Yes, sir. आप जॉब करते हैं, अज्यूम करो आप रहते हैं अज्यूम अल नहदा एरिया में, आपका ऑफिस है जबल अली. अल्लाह अकबर. अल नहदा इज नियर टू द शारजा. जबल अली of is outskirts of Dubai now. After Jabal Ali highway then we have Abu Dhabi. तो अब अल नहदा से ऑफिस जाना है रोज जबल अली और आना है, अल्लाह अकबर, बस फिर मेट्रो. यार गाड़ी ले लो ना भाई. लेकिन सर गाड़ी लेने का पैसा किधर है? फुलूस माफी, पैसा नहीं है. तो क्या करो? सर लोन ले लेते हैं. क्यों लोन लिया भाई? गाड़ी खरीदेंगे. गाड़ी क्यों खरीदेंगे? सर ऑफिस जाने में आसानी होगी, जॉब में आसानी होगी. जॉब लग गई. सर और सेठ ने कहा ब्रिंग, अरबाब ने कहा, सेठ ने कहा ब्रिंग योर ओन लैपटॉप. ओके. सर पैसे नहीं है, लैपटॉप कैसे ले? बेटा लोन पे ले लो. वो गाड़ी भी जॉब के लिए थी, ऑफिस के काम भी उसमें करोगे. आपका लैपटॉप भी जो है वो ऑफिस के काम के लिए आपने ले लिया है. पैसे नहीं थे, सब उधार पे लिया है. ये एसेट खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो भाई? टू यूज इन योर एम्प्लॉयमेंट, टू यूज इन योर जॉब. तो ये लोन लेके खरीदे हैं, तो इसका इंटरेस्ट भी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट होगा, जो कि टोटल इनकम से हम माइनस करेगा. गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. फिर आता है, आप है इन्वेस्टर, अब पैसे जेब में है नहीं, इन्वेस्टमेंट करने हम निकले, पैसे नहीं है, लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम. लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहाँ? किसी पार्टनरशिप में. लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहाँ? किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी. एफबीटी में पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव जिसके मेंबर्स होते हैं. हमें यहाँ डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव पता होने की जरूरत नहीं है. कोऑपरेटिव सोसाइटी में, किसी पार्टनरशिप में, या किसी एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी. एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसकी 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग उसके एम्प्लॉयज के हाथ में हो. सर दुनिया में कोई ऐसी कंपनी भी होती है जिसकी 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग यानी उसकी ऑनरशिप उसके एम्प्लॉयज के हाथ में हो? तो हाँ, एक बहुत ही मशहूर कंपनी हुआ करती थी जो अब इतनी पॉपुलर नहीं है, जिसका नाम है नोकिया. नोकिया जब बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, तो उसके एम्प्लॉयज ने उसको खरीद ले लिया था. तो नोकिया वॉज एन एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी. तो कहना यह है कि आपने लोन लेके इन्वेस्टमेंट करी एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी में, किसी पार्टनरशिप में, या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो भी उस लोन का इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी a qualifying interest, and qualifying interest we will deduct from our total income. Halas, got my point? Yes, sir. Now question 1 we did, we will have question number 2. Sir, one question. My books, the study tech and exam kit, are from the fiscal year 22-23. Do I need to get new ones or can I use the same ones? 1 20, because all the answers are going to be different now. 23 24, you need to have Kaplan 23 24. So, sir, is it possible if I could order a qualifying interest is not given? So, Very good. Now look, the question 2 is the extension, is an extension of question number 1. Here we have qualifying interest. This loan to invest in partnership, is it meeting the condition of qualifying interest or no? yes. Yes, it is. Which one? Number A, B, C, D, E? Sir, is D. Okay, halas, D is satisfying the condition D. Now I am at one note again.
The working is in front of you. Everything will remain same. What we will do? We have to calculate the net income, no? So what should I do? I will deduct the qualifying interest from here. Like 5,000 from the total column. And the sequence of deducting the qualifying interest is first from non-saving. If non-saving is not satisfying it, then saving, and at last dividend. How we will discuss after some minutes. So 45 minus 5, we will have 40,000, 5,000 and 10,000. Ultimately, we have answer of 55,000. Any problems? No, sir. You are noting it down, right? Yes, sir. After qualifying interest deduction, after deducting the qualifying interest, what we get is net income. Whenever you reach at net income, a thing have to pop up in your mind, which is personal allowance. Personal allowance, for some time, you can say personal allowance 23-24 tax year is 12,570. This amount will not remain fixed. This amount may vary, but not now. After some time, it's going to be vary and we will learn it. Okay. Yes, sir. Personal allowance is this much. So 12570 we will deduct from total column, and first from non-saving, then saving, then dividend to reach to the taxable income. Can you help me what is coming as a taxable income for this particular question? So for non-savings, total it's 27,430, and for total it's 42,430. That's it for question number 2, where we learned what is qualifying interest and how to deal with personal allowance. Very simple personal allowance till now, 12,570 khalas. And qualifying interest, you need to memorize 5 conditions. Either condition is going to satisfy, we are going to deduct qualifying interest from the columns. Got my point? Yes, sir. Noted it down and let me know. Okay. देखिएगा सर, आपने जो ये सीक्वेंसिंग की है 1 2 3, ये कैसे अप्लाई होती है? ये कुछ बच्चे पूछते हैं, डेफिनेट है, आता है जहन में। तो मैं इसको सिखाने के लिए कुछ बात करूंगा। देखिए, मैं कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? मैं नंबर्स को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग ब्लैक कलर वेयर आई एम चेंजिंग द थिंग्स। मैं कहता हूँ कि यार ये सब हटाओ, इसका टोटल जो है ना, ये मैं चेंज करके कह देता हूँ अज्यूम कि इट्स ओनली 1000। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट में सेम रखता हूँ 5000। अब क्या होगा सर? इट्स टोटल इज 16000 खलास। हाउ टू डील विद इट? नाउ qualifying interest is sir 5000 from the total column. No worries, we deducted 5000 and we left with 11000. But the problem is कॉलम में कैसे करें? तो इनकम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। ऑलवेज रिमेंबर दैट, कीप इट इन योर माइंड। इनकम कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, ना नेट इनकम ना टैक्सेबल इनकम, दे कैन नेवर बी इन माइनस। तो अब क्या करूं मैं? देखो भाई, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट यू हैव 5000 ना, यू हैव नॉन सेविंग का कॉलम जिसमें से यू विल डिडक्ट ओनली 1000। गॉट माय पॉइंट? बाकी कितने? द सेकंड वन, सेविंग का कॉलम, from here we will deduct 4000 khalas. Covered it up, right or wrong? Yes, that's right. And we left with 11,000 like this. Subhanallah. Very, very, very careful with the personal allowance now. Personal allowance, sir, we have 12,570. Okay. But we know we cannot have negative taxable income.
नाइदर नेगेटिव नेट इनकम नॉर नेगेटिव टैक्सेबल इनकम। यानी अगर ये पर्सनल अलाउंस ज्यादा हो जाए, इनकम से भी ज्यादा हो जाए, तो इज गोना बी रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मींस 11 में से 11 ही माइनस होगा, आंसर इज गोना बी 0। आंसर 0 आएगा, माइनस में नहीं आ सकता। तो अब क्या करें सर? नॉन सेविंग से तो कुछ माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मर गई है, 0 है। इधर से कितना होगा सर? इधर से 1000 हो गया, 10 में से 10 हो गया। ओवरऑल पर्सनल अलाउंस ऑल्दो इज अवेलेबल 12,570, बट हमारी हरकतें हैं, हम कम कमा रहे हैं। इस आर फॉल्ट के हम कम कमा रहे हैं, गवर्नमेंट का मसला थोड़ी है। आप कम कमा रहे हो तो जितना कमा रहे हो उतना ही पर्सनल अलाउंस यू आर गोइंग टू गेट, खलास। तो अगर आपकी इनकम कम हो एज कंपेयर टू योर अलाउंसेस, तो गवर्नमेंट आपको उतना ही देगी, नेगेटिव फिगर कभी भी अराइज नहीं होगी। ये एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हमने लिख दी, जिसमें आप यूं कह लें कि आपको, ये इलस्ट्रेशन यूं कह लें कि एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हमने आपको कुछ नंबर्स दिए और ये बताया कि कभी भी इनकम्स जो हैं वो नेट इनकम हो या वो टैक्सेबल इनकम हो, नेगेटिव में, माइनस में नहीं आ सकती। इस इलस्ट्रेशन में, इस एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज नोट इट डाउन। We will discuss पर्सनल अलाउंस। अब इसकी डिटेल को देखेंगे। पर्सनल अलाउंस 23-24 टैक्स ईयर के लिए वी नोज 12,570 है, बट देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या पर्सनल अलाउंस कांस्टेंट रहता है? पर्सनल अलाउंस विल रिमेन कांस्टेंट, इट इज रिड्यूसेबल और समथिंग लाइक दैट। पर्सनल अलाउंस में कोई गड़बड़ होती है? पर्सनल अलाउंस कम ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता? दैट्स ऑल क्वेश्चंस नाउ वी आर गोइंग टू आंसर। पर्सनल अलाउंस 12,570 फिक्स है, नो प्रॉब्लम, इट इज। बट द थिंग इज कि पर्सनल अलाउंस कैन बी रिड्यूस। पर्सनल अलाउंस बढ़ नहीं सकता, कैन नेवर बी इंक्रीज्ड। पर्सनल अलाउंस कैन नेवर बी इंक्रीज, पर्सनल अलाउंस कैन बी डिक्रीज। पर्सनल अलाउंस बढ़ नहीं सकता, पर्सनल अलाउंस कम जरूर होता है। और कैसे कम होता है? हैंडआउट में ये सब लिखा हुआ है। पर्सनल अलाउंस कम ऐसे होता है इफ ANI, किसी भी टैक्स पेयर की ANI अगर जो है वो ग्रेटर देन 1,00,000 पाउंड हो जाए, तो क्या होता है? पर्सनल अलाउंस साहब जो है ना, वो डिक्रीज हो जाते हैं। पर्सनल अलाउंस इज गोइंग टू रिड्यूस if ANI of any taxpayer is in excess of 100,000 pounds। सर ठीक है, बात समझ आई, सेंटेंस समझ आ गया। ANI 1,00,000 से ज्यादा होगी तो पर्सनल अलाउंस जो है वो कम हो जाएगा, तो यही बात तो समझानी थी। लेकिन सर एक बात समझनी है, व्हाट इज दिस ANI? ये ANI क्या होती है? तो सब्र करो, शोया इंतजार, अभी पता चलेगा। व्हाट इज ANI? ANI का फार्मूला है, ANI गिवन नहीं होगी, वी हैव टू कैलकुलेट ANI। और ANI का फार्मूला आपके सामने आ गया है। अब ANI is going to be calculated as टोटल के कॉलम से नेट इनकम को ले लो। ये क्या बोला सर? टोटल के कॉलम से नेट इनकम को ले लो। किधर है, किधर है बेटा? ये देखो, ये हाईलाइट हुई है, ये लाइक दैट। सर पिछले क्वेश्चन में, यानी आप किसी भी क्वेश्चन में चले जाओ, आपके पास नेट इनकम होगी, ये रही, उसकी टोटल के कॉलम से वैल्यू को उठा लेना, नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल कॉलम्स, नॉन सेविंग, सेविंग डिविडेंड से नहीं, टोटल के कॉलम में जितनी नेट इनकम आ रही है उसको ले लेना। यानी नेट इनकम, अगर मैं यहां लिख भी दूं कि टोटल का कॉलम, फ्रॉम टोटल का कॉलम, भाई बच्चे गड़बड़े करते हैं पेपर में, पता नहीं क्या करते हैं। भाई टोटल के कॉलम से नेट इनकम लेना और उसमें दो चीजें माइनस करना। सवाल ये जहन में है ना क्यों, तो वो याद करना कि पहली क्लास में सर ने बताया था टेक्स्ट में क्यों नहीं होता, बस यूं ही यूं होता है। यू हैव टू डिडक्ट टू थिंग्स, बस खलास। वो दो चीजें क्या हैं? वो है ग्रॉस गिफ्टेड
और ग्रॉस पर्सनल पेंशन, ये दोनों ही माइनस होगी, तीसरा कोई नहीं। होती क्या है? तो गिफ्ट एड इज सदका खैरात, इज अ डोनेशंस, गिफ्ट एड डोनेशंस, बैतुल खैर, दुबई केयर्स, सैलानी, एधी, इनको आप डोनेशन कर रहे हैं। यूके की रजिस्टर्ड चैरिटी की बात करें तो वहां पे बड़ी फेमस है ऑक्सफैम, OXFAM, ऑक्सफैम को डोनेशन करें। इट्स कॉल्ड गिफ्ट एड। गिफ्ट एड अगर सदका खैरात करते हो यूके में तो ये यहाँ माइनस होगा। और पर्सनल पेंशन, गोड़ों को, यूके सिटीजन को, ब्रिटिशर्स को बड़ा फिक्र होता है कि जब हम रिटायर होएगा तो क्या होगा, तो उसके लिए वो बड़ी प्लानिंग करते हैं। अपनी नॉर्मल एज में वो जो है वो पर्सनल पेंशन फंड्स में कंट्रीब्यूट करते। हम जब देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स रिटायर होते हैं तो वो घूमने फिरने आ रहे होते, कभी वो स्विट्जरलैंड जा रहा होगा, कभी वो दुबई में घूम रहा होगा। अगर आप डाउनटाउन दुबई की बात करो, फाउंटेन की बात करो, तो डेफिनेटली आप विटनेस करेंगे कि वहां पे बहुत सारे बुढ़ा बुढ़ी, यानी सीनियर सिटीजन मरने वाले हैं, खत्म है, घूम रहे, तफरिया कर रहे। क्यों? उनके पास इतना पैसा है भाई, यूके में रहना, खाना, मेडिकल, ये वो, गवर्नमेंट उनको पेंशन दे रही है। प्लस उन्होंने अपनी लाइफ को इंजॉय करने के लिए अपनी यंगर एज में जब जॉब कर रहे होंगे, जवान होंगे, पर्सनल पेंशन में इतना कंट्रीब्यूट किया होता है कि इसका रिटर्न उनको इतना मिलता है कि वो वर्ल्ड टूर मारते हैं, आराम से लाइफ को चिल करते हैं। तो ये कहना है पर्सनल पेंशन, प्राइवेट पेंशन फंड्स होते हैं जिसमें गोरे क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि रिटायरमेंट के वक्त उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलें। स्टेट पेंशन अलग है, जो कि वो गवर्नमेंट उनको देती है, जिससे वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, खाना पीना, ये वो, हेल्थ फ्री, ये फ्री, वो फ्री। इसके अलावा एक्सेस फंड उनको मिलता है क्योंकि उन्होंने प्राइवेट पेंशन कंट्रीब्यूट भी कर रखे होते हैं। ये पेपर में गिवन होगा, डेफिनेशंस और इन चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखना, ये दोनों अमाउंट्स जो है ना, जो क्वेश्चन में गिवन होंगी, वो बाय डिफॉल्ट नेट होंगी। आपने इन दोनों को क्रॉस अप करना होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है, तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट ये नेट अमाउंट्स हैं, आपको ग्रॉस अप करना होगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें लिखा होता है गिफ्ट एट 1000 पाउंड, ब्रैकेट में लिखा होता है ग्रॉस। बच्चे फार्मूला चलाना शुरू कर देते, तो उन बच्चों को मैं क्या बोलूं कि बेटा गौर से पढ़, अगर उसने ग्रॉस लिखा है तो व्हाई यू आर ग्रॉसिंग इट अप अगेन, व्हाट हैपेंस टू यू माय फ्रेंड? साइलेंट हो, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, खामोश है, नथिंग, देन इट्स अ नेट अमाउंट, आप फार्मूला चलाओगे। लेकिन क्वेश्चन खुद बोल दे इट्स अ ग्रॉस अप अमाउंट, इट्स अ ग्रॉस अमाउंट, फिर होशियारी करने की, ये फार्मूला चलाने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन दोनों पे चलेगा, एंड यू आर गोइंग टू लर्न इट सून। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, नेक्स्ट, अब हम इसको सीखते हैं हाउ टू डू दैट। ओके, some example questions are coming up at your screen. The first question is Mr. Usman. What is saying in this question? Can you please read for me? Mr. Osman received trading income of 110,000 in the tax year 23-24. He also made gifted donations of 4,000 plus. Compute his one's taxable income for the tax year 23-24. Okay, fine enough. We have very less data. It's good. It's good. जितना कम data उतना question आसान. Did you witness any interest? No. We didn't. There is nothing called interest or dividend. Simple question, आसान सा question. सिर्फ हमारे पास एक ही इनकम, कौन सी इनकम दी हुई है? Trading income. Trading income. Trading income is part of known savings. Am I right or wrong? Right. तो सिर्फ एक कॉलम बनाने का, नॉन सेविंग का कॉलम, टोटल बना लेते हैं साथ साथ। ट्रेडिंग इनकम
ट्रेडिंग इनकम इज 110,000, टोटल में भी यही आ गया। खलास। कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है? नहीं सर। इसका मतलब जो ट्रेडिंग इनकम है यही नेट इनकम है। खलास। सेम सेम, ट्रेडिंग इनकम इज अ नेट इनकम। टोटल का कॉलम नेट इनकम 1 लाख से जब भी ज्यादा होगी तो ANI की वर्किंग करेंगे। ये बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ANI की वर्किंग कब करनी चाहिए, तो मैं उनको कहता हूँ बेटा टोटल के कॉलम में अगर आपको नेट इनकम 1 लाख से 100,000 से ऊपर नजर आ जाए then only you will calculate ANI. Okay sir, what is the formula for ANI? It's written here, I will just replicate it. टोटल के कॉलम से नेट इनकम को उठाओ। टोटल के कॉलम में नेट इनकम इज 1,10,000, 110,000। यू विल डिडक्ट ग्रॉस गिफ्टेड, यू आर गोइंग टू डिडक्ट ग्रॉस पर्सनल पेंशन। सर पर्सनल पेंशन निश्चित बड़ा नहीं है, खलास 0। गिफ्टेड सर ग्रॉस डीवी है, ग्रॉस अब करूं क्या? इट्स ऑलरेडी गिवन ग्रॉस, तो क्या करूं? ग्रॉस लिखेंगे। ऐसे ही ले लो सर, होशियारी करने की जरूरत नहीं है। ANI 1,06,000 आ गई है। ANI इज इन एक्सेस ऑफ 1 लाख और नो? यस तो पर्सनल अलाउंस हैव टू बी डिक्रीज। पर्सनल सर। अलाउंस गिरेगा, कम होएगा। अब कैसे कम होगा ये तो सर आपने बताया नहीं है, तो बेटा वही तो बताना है कि पर्सनल अलाउंस कैसे गिरेगा और व्हाट amount of taxable income we will get. That's what is our topic in this question. तो देखिएगा, अब देखो मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ ना, ये याद कर लो, इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू। ANI इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, ये रूल लिख दिया मैंने। ये रेड कलर से जो लिखा है ये पेपर में लिखने की रेड कलर वाली जरूरत नहीं है, डार्क ब्लू नेवी ब्लू वाला लिखना जरूरी है, ठीक है। अब बताओ कितना ज्यादा है ANI इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, हाउ मच? 6,000। 6 का आधा, हाफ ऑफ 6 इज 3। बस खलास, that's the formula. Excess of 100,000 divided by 2, that is the amount by which we are going to reduce our personal allowance. है क्या बोला सर? बेटा जो एक्सेस है, एक्सेस कितना है सर? लाख से ऊपर कितना है? 6,000 है। 6,000 है, 6 का आधा करो 2,000, तो 2 से डिवाइड किया 3,000 आया। पर्सनल अलाउंस होता है 12,570, 12,570 reduced with the amount of excess का आधा 3,000, amount we left with 9,570. Just check it. This is my first, huh? Nothing sir। It's correct, right? यस। जो मैं डायरेक्ट करता हूँ तो कभी कभी मेरी कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाती है। एंड वी आर गोइंग टू हैव टैक्सेबल इनकम, यू विल राइट इट। किसी को नहीं आता तो मैं उनको कहता हूँ बेटा फार्मूला भी लिख सकते हैं। क्या फार्मूला होगा सर? यू विल टेक ANI minus 100,000 divided by 2. That's going to be the formula of reducing your personal allowance. लेकिन हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, हम एशियन लोग हैं, बड़ा आसान तरीके से जुगाड़ निकाल लेते हैं। एक्सेस का आधा, लाख से कितना एक्सेस है? 6,000। 6 का आधा कितना होता है? 3, तो 3,000 से हमने पर्सनल अलाउंस को रिड्यूस किया, कहानी खत्म, पैसा हजम। एनी प्रॉब्लम? No sir। Question done. Note it down and see if you have any concern in it. Next question. Employment income. Employment income is part of non-savings. This is my employment income. There is no qualifying interest, so that is my net income as well. I'm going to make the total for the, I'm going to make the total column as well. Total column 1 लाख से ज्यादा है, in excess of 1 लाख. So what should I do? I have to find out my ANI. ANI is gonna be total के कॉलम से net income, which is 125,000 minus gross gifted and
gross personal pension. It's end. Okay. In this question, we don't have any gross personal pension. So just taking it as a gross gifted, or gifted is also given grossing grossed up. Gifted already gross up ही given है. तो ANI कितनी आ गई? How much? That is 109,000. 109,000. Personal allowance, जिसके लिए इतना काम किया. Personal allowance gonna be 12,570. This is my personal allowance. Excess ka half. 9,000 is the excess. Am I right? Yes, sir. Excess of 100,000 is 9,000 ka aadha, 4,500. So your allowance is going to reduce by 4,500, and we have it how much? 8070. MashaAllah. And the answer, final answer, income. Any problem? No, sir. Yes, right. Next question is coming up. Now we have Mr. Ahmed Raza. What Ahmed Raza did, this we will do it together. Mr. Ahmed Raza, employment income, mashallah, rich man. Employment income, net income, same, because no haram, no interest payments, khalas. Total column net income is greater than in excess of 100,000. So what we need to find out, we have to do the working for ANI. We can do it direct in the cell, the ANI working. Total ka column, net income, yehi wala, this we want, right? How much? 150 minus gross gift aid and personal pension. Two things. We have already grossed up. We have already grossed up gift aid, so I deducted it. So my ANI is how much? 125. 125. Is in excess of 8 lakh or no? Yes. 12570 is my PA, my personal allowance. Gonna be reduced with the excess ka aadha. Half of excess. Excess is how much? 25,000. 1 lakh कितना ज़्यादा है? So it's 12500. So ANI 5%. So we will left with the personal allowance of only 7070, and that is my 9. That's it for this particular question. Note it down and see if you have any confusion in it. Has an income. Hassan has an income which is employment income, no interest, so it's a net income as well. 160,000 known saving. Total is in excess of 100,000. तो हमें ANI निकालने की तरफ जाना पड़ेगा. ANI supposed to be how much? देख लेते हैं. टोटल एक कॉलम से नेट इनकम ले ली माइनस टू थिंग्स, ग्रॉस गिफ्ट एड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन. गिफ्ट एड है, पर्सनल पेंशन नहीं है. इट इज ग्रॉस्ड अप, सो द आंसर इज हाउ मच? How much is coming? ANI? So it's 135,000. 135,000. What is the rule? If ANI is in excess of 1 lakh, the excess is 35,000. Half of excess 17,500 से हमारा पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होना चाहिए. वाओ, पर्सनल अलाउंस नेगेटिव में आ रहा है. कैन नेवर बी. पर्सनल अलाउंस अगर आपका रिडक्शन ये ज्यादा आ जाए तो आपका पर्सनल अलाउंस माइनस में नहीं आएगा, इट्स गोना बी 0. तो इस क्वेश्चन में पर्सनल अलाउंस 0 आ गया, यानी देयर इज नो पर्सनल अलाउंस अवेलेबल.
for Mr. Hassan because he is too rich. Taxable income, net income, employment income, kullu sawa sawa, yani all are same, no difference. Here is a thing we will remember कि एक चीज याद रखो, सर ये कब ऐसा होगा कि ये जीरो आ जाए, मैथमेटिकली कुछ तो होगा। याद रखना, जब भी ए एन आई इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 125,140 हो, जब ए एन आई ये और इससे ज्यादा आ जाए तो पर्सनल अलाउंस ऑटोमेटिकली मैथ्स है निल हो जाएगा। जैसे आप ऊपर देखो, अहमद रजा का 125,100 था तो 70 का पर्सनल अलाउंस बचा था। अज्यूम करो ये 125,170 है, जब एक्सेस का हाफ करोगे ना तो ये एग्जैक्टली पर्सनल अलाउंस को खत्म कर देगा। यानी हमें ये याद रखना है एक छोटी सी बात कि जब हम ANI निकालेंगे ना तो हम आगे वर्किंग करने से पहले देख लेंगे कि इफ ANI इज इन एक्सेस और इज इक्वल टू 125,140 हमारा पर्सनल अलाउंस ऑटोमेटिक निल हो जाएगा। ये पूरी वर्किंग दिखाने की फिर जरूरत नहीं होती। जस्ट इन एग्जाम वी विल राइट दिस नोट कि ANI is in excess of 125,140, that's why personal allowance is nil, khalas, zero. That's it for the personal allowance topic. हमने अराउंड इसके 4 क्वेश्चंस किए हैं। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, जब हम टैक्सेबल इनकम निकालना सीख गए तो अब क्या होगा, अब भाई टैक्स लगेगा। टैक्स रेट्स, टैक्स स्लैब्स फॉर टैक्स ईयर 23-24 इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये टैक्स रेट्स नॉन सेविंग के हैं। टैक्स ईयर है 23-24 विच मीन 6 अप्रैल 23 से स्टार्ट होता है, 5 अप्रैल 24 पे ख़त्म होता है। यूके में जो टैक्स है, यूके में जो स्लैब्स हैं वो बैंडिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे आपने बचपन में यानी F2 में, FA2 में, MA2 में पीस वर्क स्कीम पढ़ा है ना कि इतना कमाएगा तो ये, इतने यूनिट बनाएगा तो ये रेट होगा, इतने बनाएगा तो ये रेट होगा, इतने बनाएगा तो रेट ये हो जाएगा। इसी तरह टैक्स में भी स्लैब सिस्टम है। हम इसको स्लैब्स नहीं बोलेंगे, बैंड्स बोलेंगे। वी हैव 3 बैंड्स, बेसिक बैंड, हायर बैंड, एडिशनल बैंड। ये बैंड्स चेंज होते रहते हैं, इनके परसेंटेज भी चेंज होती रहती हैं। टैक्स ईयर 23-24 में बैंड्स की लिमिट्स चेंज हुई हैं एज कंपेयर टू 22-23 का टैक्स ईयर। हमें पिछले वाला याद नहीं करना, हमें इसी टैक्स ईयर को देखना है। बेसिक बैंड की लिमिट है अप टू 37,700, यानी इनकम 37,700 तक होगी तो वी विल अप्लाई 20% ऑन नॉन सेविंग्स। इनकम 1,25,140, 125,140 एग्जैक्टली द सेम नंबर हियर, जिसके बाद पर्सनल अलाउंस खत्म होता है। जब पर्सनल अलाउंस खत्म होता है तो सिंपल याद रखना टैक्स का रेट हायर नहीं एडिशनल होता है 45%। बेसिक रेट अप टू 37,700 है, एडिशनल 40 यानी एडिशनल की लिमिट 125,140 है। तो इनके बीच में इन बिटवीन जो लिमिट है वो क्या है, वो हमारे पास है हायर बैंड की लिमिट एंड दैट लिमिट इज 37,700 से लेके 125,140। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, ये 37,700 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 125,140 तक जा रही है। हायर बैंड 1 से 0 से स्टार्ट थोड़ी हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 37 और कहाँ तक जा रहा है 125,140। आप इनका डिफरेंस तो निकालो, डिफरेंस तो निकालो। So that's 87,440. यानी बात हमें याद रखनी है ये नंबर कि दैट इज द लिमिट अवेलेबल, दैट इज द लिमिट अवेलेबल इन हायर बैंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी व्हाट इज द लिमिट अवेलेबल इन द बेसिक बैंड, Basic band is 37,700. बेसिक की लिमिट 37,700 जिसपे कितना परसेंट
20% होता है। 20%. हायर की लिमिट कितनी सर? जब इनकम 37,700 को क्रॉस करेगी अप टू 125,140 तक, तो उस पर 40% है, लेकिन इसके अंदर इनकम कितनी समा सकती है, कितनी इनकम फिट हो सकती है सर? 87,440। करेक्ट और रॉन्ग? Yes. फिर क्या है? एडिशनल इन एक्सेस ऑफ 125,140 अगर होगी तो इज गोना बी फिटेड, इज गोना बी पार्ट ऑफ हायर बैंड। ये लिमिट्स पिछले टैक्स ईयर में चेंज हुई हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि टैक्स से पेपर में नई बुक्स, नई डेफिनेट रिविजन किट मस्ट, कि नई वाली यानी 23-24 वाली आपने रिविजन किट यूज करनी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि पिछले टैक्स ईयर में ये लिमिट कुछ और थी, अब कुछ और है, तबाही होगी, Right. आंसर मैच नहीं आएगा। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. नाउ एक छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन है फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट इटसेल्फ। ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है। वेरी फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी। जस्ट वेट 2 minutes, इट्स अजान। फर्स्ट थिंग इज the rates allowances. This table is going to be provided to you in the exam, so no worries about it. Solving it, we have trading profit. Trading profit is known savings. There is no interest, so that is the net income 184. Total is 184. I'm doing it properly. Look, you can do direct as well. It's in excess of 1 lakh, so I have to calculate ANI, and I can say there is no gross personal pension, nothing, so total net income minus nothing, no gross gift aid, no gross personal pension, so I have my ANI 184,000. So personal allowance, I need to write a note that ANI is in excess of 125,140. So personal allowance खल्ली वल्ली यानी nothing, no personal allowance. Wow, too much efforts, same answer. That is the taxable income. Let's calculate the tax first time. We will put heading of known savings. Rates are here. The income of this guy, we will not look at total now. Now we will look at the individual column, which is known saving का column. अब देखो ध्यान से, very carefully. 184 is the total. 3 बैंड्स हैं। पहला बैंड बेसिक बैंड, सीक्वेंस मस्ट बी फॉलोड। कितना आएगा बेसिक बैंड विच? मैक्सिमम 37,700 बेसिक बैंड फिल हो गया, कहानी खत्म। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. नंबर 2 इज हायर बैंड। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, थोड़े टाइम बाद आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ये कैलकुलेटर पे इंशाल्लाह कर लेंगे अगर आप घर पे पढ़ेंगे तो, वरना नहीं कर पाएंगे। मैं एक बात कहता हूँ, 184 है, बेसिक बैंड कितना ले गया? 37,700। तो बचा कितना? कैलकुलेटर, कितना बचा बाबा? It's 146,300. 146,300 बचा सर। ओके, रिलैक्स। हायर बैंड में कितनी जगह होती है? ओनली, लिखा भी। 87. तो इसका मतलब हायर बैंड फिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसमें से हायर कितना ले गया? 87,440. तो बचा कितना बेटा? फॉर And then remaining is 5860. 58860. फॉर द एडिशनल बैंड गोलागंडा, कलरफुल गोलागंडा आई मेड 58860। यहाँ तक कोई तकलीफ है? नहीं सर। अब मैं रेट्स लगाऊं,
बेसिक बैंड में 20 होता है, हायर में 40 होता है और एडिशनल में 45 होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes. वर्किंग आप लिख लें बिकॉज मुझे यहाँ पे फिर इसके नंबर्स लिखने हैं टू हैव आंसर। So 37 फर्स्ट का है 7540, मुझे फिर हायर का है मुझे मिटाना, 34 जी। आई नीड टू रिमूव दिस वर्किंग, ये पहले Okay. चले हो गया, आई मेक इट समथिंग, चले कुछ एडजस्ट कर लिया मैंने। Mm-hmm. क्या, चलो 184 में से ये हमने खेला ना, चलो बताओ। बेसिक बैंड का है 7540, 7 फिर हायर का है 34976 और और एडिशनल इज 26487। ये जो तो आंसर ये टोटल इज 69003। 69003, ये जो टोटल आता है इसका नाम रखेंगे टैक्स लायबिलिटी। क्या नाम होता है? Tax. Liability, which was required in this question and we did it. Any problem, any takleef, you can ask, otherwise noted it down. Such years. ओके, बट गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन दोनों गिवन है और नेट गिवन है। हाजी साहब क्या कमा रहे हैं, कौन सी इनकम कमा रहे हैं? Not so nice. Oh, sorry, trading profit, dividend, budget profit. दिस Trading profit. इज Oh, so it's trading is the problem. So trading profit and trading income is the same thing. सेम थिंग, Okay. बिजनेस इनकम, ट्रेडिंग इनकम, इनकम फ्रॉम ट्रेड, ट्रेडिंग प्रॉफिट, कुल्लू सवा सवा, यानी ऑल आर सेम। अब बताओ, ये टोटल है, ग्रेटर देन 1 लाख है तो क्या निकालेंगे? And टोटल कॉलम से हम नेट इनकम को पकड़ लेंगे 159। दो चीजें माइनस होती हैं हमें याद है, चलो। so पर give paid donations and personal pension contributions. कैसे लूं, क्या करूं? सर दे आर नेट हियर, so what we will do, सर पर्सनल पेंशन है 32, नेट है तो ग्रॉस अप करो ना। ओके, गिफ्टेड नेट है सर, कितनी है? 9600 नेट है ना। क्वेश्चन साइलेंट हो जब भी ग्रॉस अप करना होता है और नेट लिखा है तब तो डेफिनेटली करना ही है। पिछले क्वेश्चंस में ग्रॉस लिखा था तो होशियारी नहीं की थी। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. कैलकुलेटर चेक कीजिएगा कि आपका बयान। So pension contributions का है 40,000. तो व्हाट आई गेट एज एन आई? It's 107,000. कम अगेन, सॉरी, 100 एंड 107,000. ओके। ANI is in excess of 1 lakh but is not in excess of 125140, तो खलास नो प्रॉब्लम। वी नो पर्सनल अलाउंस मिलेगा जरूर लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस होएगा, करेक्ट और रॉन्ग? Yes. कैसे करें सर, वर्किंग करें? So 107,000 minus 100,000 divided by 2, then give us 3,500. एक्स, Then हाँ, 12570. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। व्हाट यू गॉट? 9070. मरहबा, वेरी गुड। If you practice, inshallah, you will clear it in first attempt. But if you keep it at home, not reading it, not redoing the questions, text will be a nightmare. So remember the words daily, practice it, okay? Okay. अब बेसिक, अब हम टैक्स रेट सर अभी याद नहीं है सर, अभी याद कैसे हो सकते हैं, अभी अभी तो आपने पढ़ाए हैं, तो इसको मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। अगेन आई पुट माई टेबल हियर, तो इट विल हेल्पफुल। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक है, चलिए टेबल को सॉल्व कर लेते हैं। टैक्स रेट्स का टेबल हमारे सामने आ गया है अब, ठीक है। चल, हमारे पास इनकम्स है सर, कौन कौन सी है भाई बताओ? सर हमारी टोटल है ये नॉन सेविंग की इनकम, ठीक है, नॉन सेविंग नो प्रॉब्लम, टैक्स ऑन नॉन सेविंग
नॉन सेविंग है 149930। पहले होता है बेसिक, फिर होता है हायर, और फिर होता है एडिशनल। बेसिक पे 20%, इस पे 40 और इस पे 45। फाइनल आंसर का नाम होता है सर टैक्स लायबिलिटी। फॉर्मेट बना दिया। अब खेलते हैं, आओ खेलें, देखिए खेलते हैं। 149930 बेसिक विच कितना, आई एम रिपीटिंग फ्रॉम हियर, ओके लुक। Okay. 149330 is my taxable non savings। बेसिक बैंड हमारे पास है 37,700 का। बट देयर इज अ थिंग विच इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, कि बेसिक बैंड सब्जेक्ट टू इंक्रीज होता है, हायर और एडिशनल बैंड नहीं बढ़ता। हायर और एडिशनल बैंड नहीं बढ़ता, हायर और एडिशनल बैंड सेम ही रहेगा। जो बेसिक बैंड है वो ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन की वजह से हमेशा बढ़ जाता है। तो बेसिक बैंड है कितना हमारे पास, 37,700। ठीक है, ये लिखा हमने। इस वोलेटाइल यानी इट कैन बी चेंज। प्रीवियस क्वेश्चन में सर क्यों नहीं बढ़ाया था, तो बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में वी डोंट हैव एनी गिफ्टेड। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास ना कोई गिफ्टेड था ना कोई पर्सनल पेंशन था, जीरो थे ना, तो इसलिए 37,700 यही रहा था। इस केस में क्या हुआ, हमारे पास गिफ्टेड भी है ग्रॉस अमाउंट, और पर्सनल पेंशन भी है 40,000 एंड 12,000। तो ये 40 और 12, इसकी वजह से हमारा बेसिक बैंड एक्सटेंड हो जाएगा। कौन सा बैंड एक्सटेंड होता है, सिर्फ बेसिक बैंड एक्सटेंड होता है। तो द न्यू बेसिक बैंड इज गोना बी हाउ मच, 89,700. 89,700। तो बेसिक बैंड में अब जो है इसकी वर्किंग का रेफरेंस हो गया, 89,700 की जगह है इंस्टेड ऑफ 37,700, इस पे 20% लगेगा। तो आंसर गोना बी 17,940. 17,940। अब ध्यान से देखो, बेसिक बैंड ये था लेकिन एक्सटेंड हुआ, और बेसिक बैंड में कितना गया, 89,700। और हमेशा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन होगी, यू हैव टू इंक्रीज योर बेसिक बैंड एंड दिस वर्किंग इज फॉर दैट। 14,930 में से बेसिक बैंड में कितना चला गया, 89,700. तो कितना बच गया, रिमेनिंग इज हाउ मच, That is 60,230. दिस इज रिमेनिंग राइट। Hmm. हायर बैंड की लिमिट कितनी होती है, हमने पढ़ी है, लिखी हुई भी है बैंड्स में। ये 87,440. द रिमेनिंग इनकम इज 60,230। इज इट ओके, 60,087 Yes. कवर हो जाएगी, यस। तो जी. 60,230 गोना बी हियर, एंड इन दिस केस देयर इज नो एडिशनल बैंड। एडिशनल बैंड हम पहुंचे ही नहीं। हालांकि इनकम आप देखो 125,140 से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हम एडिशनल बैंड पे नहीं गए। रीजन इज द एक्सटेंशन ऑफ बेसिक बैंड, और ये सिर्फ दो चीजों की वजह से होती है, तीसरी कोई चीज नहीं होती। और सिर्फ बेसिक बैंड इंक्रीज होता है, बेसिक 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 बैंड इज गोना बी इंक्रीज, और कोई बैंड में कोई वर्किंग नहीं होगी। गॉट माई पॉइंट। Hmm. Yes, sir. और टैक्स लायबिलिटी हमारे पास आ गई, एंड दैट्स इट फॉर द बैंडिंग सिस्टम फॉर नॉन सेविंग। अब हमने Okay. पढ़ना होगा जिसमें सेविंग इनकम भी आ जाएगी, डिविडेंड भी आ जाएगा, यानी अब कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। आज हमने क्या किया है, हमने फॉर्मेट डिजाइन किया और नॉन सेविंग पे टैक्सेशन निकाल दिया। हाउ टू Hmm. टैक्स विद पर्सनल अलाउंस ऑन नॉन सेविंग्स, पर्सनल अलाउंस की रिडक्शन, ये वो सब कुछ देख लिया। अब इसके साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलाएंगे सेविंग्स इनकम को, इंटरेस्ट को, और मिलाएंगे डिविडेंड को, और कॉम्प्रिहेंसिवली इंशाल्लाह चैप्टर 2 ऑफ कैप्लान स्टडी टैक्स हमारा 2 और 3 ये दोनों एक साथ खत्म होंगे। जो हम ये पढ़ रहे हैं ये चैप्टर 2 है,
इसको मैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 के साथ मर्ज करूंगा और इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जरूर इसको Okay. रिवीजन कीजिए, दोबारा से घर पे लाजमी टाइम दीजिएगा। सी यू इंशाल्लाह। जी, ठीक है सर।